नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। राजनीति विज्ञान के वे स्टूडेंट्स जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन वाकई में बहुत शानदार होने वाला है। एक तो राजनीति विज्ञान की जो अपनी ये श्रृंखला चल रही है, इसमें जो 2015 में ये जो पेपर हुआ था, इस पेपर का जो अपन आज लास्ट है, इसमें इस पेपर को लगभग अपन ने पिछले वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट इसके क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। आप जो सेशन है इसको शेयर करना ना भूलें, जो वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। साथ में आप यहाँ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के जो कोर्स हैं उनके ऊपर दिवाली ऑफर भी चल रहा है, तो आप अपना जो भी कोर्स है उसको परचेज कर सकें और इस ऑफर का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। राजनीति विज्ञान विषय के जो पीवाईक्यू हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, अब ये क्वेश्चंस आप लोगों को जो आरपीएससी जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ले रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमपी सेट के लिए भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। पहला जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण से संबंधित है। तो चार क्वेश्चन इस पेपर में कथन और कारण से संबंधित पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप बार बार सोल्व करेंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, बात करें चार प्रश्नों में से प्रत्येक में दो वक्तव्य हैं और इनका जो सही कूट है उसको चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारण बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। चलिए, बिल्कुल सही बात है ये। और इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। तो पहले अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या इसमें पूछना चाह रहा है, क्या कथन है और क्या उसका कारण का इसके साथ कोई संबंध है या नहीं है। तो चलिए अपन बात करें कि एक तो सबसे पहले जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है ये क्या होता है। तो ये एक निर्वाचन पद्धति है जहां सभी दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दिया जाता, इसमें दलों को वोट दिया जाता है। और जो दल जितनी प्रतिशत वोट प्राप्त करता है उसको उतनी प्रतिशत सीटें आवंटित कर दी जाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर किसी दल को 33% सीटें प्राप्त हुई, तो या सॉरी 33% वोट प्राप्त हुए, तो उस दल को 33% सीटें आवंटित कर दी जाएंगी। या जैसे किसी दल को 1% वोट प्राप्त हुए, जो छोटा दल है, तो उसको जो एक सीट है वो आवंटित कर दी जाएगी। तो इस व्यवस्था में जो छोटे दल होते हैं उनको वाकई में कोई ना कोई सीट मिलने का बेनिफिट हो जाता है। और बहुदलीय व्यवस्था से इसका संबंध होता है जहां पर अनेक दल चुनाव लड़ते हैं, तो छोटे और बड़े सभी दल होते हैं और जिसमें सभी दलों को जितने उनके वोट प्रतिशत होते हैं उसकी तुलना में उनको सीटें आवंटित कर दी जाती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और इनकी दोनों की व्याख्या भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए और आर की सही व्याख्या है। तो इनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब जो राज्य हो गए हैं वो अहस्तक्षेपकारी हो गए हैं, लेसेज फेयर, अहस्तक्षेपकारी, यानी कि ये अब व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। राज्य का प्रमुख कार्य केवल सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखना है और राष्ट्र का जो विकास है वो करना है, बाकी व्यक्तिगत कार्यों में अब राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और नेक्स्ट अपन बात करें, राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो सबसे पहले जो अपन बात करें कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, तो किसी भी देश के प्रति प्रेम, त्याग और लगाव की जो भावना है या बलिदान की जो भावना है उसे अपन राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसी के दम पर बड़े बड़े राष्ट्रों ने अपने साम्राज्य को उखाड़ फेंका, इन राष्ट्रों ने स्वयं को आजाद करवाया। इसकी अगर एक उदाहरण की बात कर सकते हैं तो अपन अमेरिका की बात कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिन्होंने जिनकी 13 बस्तियों में जब राष्ट्रवाद की भावना आई तो उन्होंने ब्रिटेन जैसे साम्राज्य को उखाड़ फेंका और आज 50 राज्यों का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमारे सामने है। 1947 की अगर अपन बात करें, भारत के अंदर 1947 में भारत आजाद हो गया था, तो इसका कारण भी जो रहा वो राष्ट्रवाद की भावना रही है। तो राष्ट्रवाद के द्वारा सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है, साम्राज्यों का विघटन होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर अपन उदाहरण के माध्यम से बात करें, जो बांग्लादेश है ये 1971 से पहले पाकिस्तान का ही अंग हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर जो बंगाली भाषा थी उसको लेकर जो है भाव पैदा हुए राष्ट्रवाद के, और यहाँ पर इन्होंने स्वयं को आजाद करवा लिया। तो ये राष्ट्रवाद के कारण है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि राष्ट्र का युग समाप्ति की ओर है, तो ये दोनों कथन तो सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। विदेश नीति की अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्ता के सिद्धांत की पुष्टि गुट निरपेक्ष आंदोलन है। बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुट निरपेक्षता की क्या है, भावना से है। तो वैसे तो अगर अपन बात करें कि सबसे पहले जो गुट निरपेक्षता की जो अवधारणा दी गई थी वो शीत युद्ध के दौरान आई थी। इसके लिए आपको दो जो बड़े सम्मेलन है, 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन है और 1961 का जो बेलग्रेड सम्मेलन है, जहां से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की शुरुआत हुई थी। आज 120 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। तो जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध के दौर में संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका था। एक का नेतृत्व यूएसए और एक का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो दुनिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के, उनके सामने समस्या आई कि वो अपनी जो स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है, उसकी पहचान कैसे बनाए रखें। तो वो उन्होंने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। तो एक तो ध्यान रखना है, गुट निरपेक्षता की नीति निष्क्रियता की नीति नहीं है, ये सक्रिय रूप से क्या करता है, राष्ट्रों के बीच में भाग लेता है और उनके बीच में शांति समझौते करवाता था शीत युद्ध के दौरान। तो बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुट निरपेक्षता की भावना ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि अधिकतम जो है राष्ट्रीय स्वायत्ता के सिद्धांत की जो पुष्टि करता है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन करता है और इसमें आप अपनी पहचान को बनाए हुए रख सकते हैं और दूसरे राष्ट्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, लोकतंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप एक तो अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो बता सकते हैं और चैनल को या इस सेशन को शेयर करना न भूलें, ताकि जो पॉलिटिकल साइंस से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अधिक से अधिक यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले तो हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझना है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि दो तरीके की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है एकात्मक और एक होती है संघात्मक। ये लोकतंत्र में ही है दोनों व्यवस्थाएं। एकात्मक में शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र में डिपेंड होती है और केंद्र की इच्छा है ये शक्तियों का डिवाइडेशन करे या नहीं करे। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर होता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है कि ये निम्न स्तर पर जो है शक्तियों की डिवाइडेशन की बात करता है। इसमें अगर अपन बात करें जैसे पंचायती राज है या नगरीय निकाय है या ग्राम पंचायतें हैं, तो यहाँ पर इनकी शुरुआत की बात करता है। तो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमता से उत्पन्न होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये तो असत्य हो गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तर पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा पद ग्रहण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा भी होगा जैसे सरपंच पति है या समाज का एक वर्ग है जिसके पास नियंत्रण पूरा स्थापित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए तो असत्य है परंतु आर सत्य है। एक दूसरे की व्याख्या या नई व्याख्या से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम नहीं होती, जबकि ये अधिक हो जाती है संभावना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आपने देखा होगा आपके गांव की कोई समस्या है या गांव का कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको वहीं निचले लेवल पर ही उस समस्या को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बेनिफिट होता है। तो इसलिए इसका जो है ये कथन गलत हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये अपने इसको लेकर 4 क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया था? तो देखिए, एक तो उग्रवादी और एक उदारवादी। तो जो उग्रवादी थे जो क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, तो इन साधनों का जो समर्थन नहीं किया था वो ध्यान रखना, वो मणिबेन पटेल था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पुत्री थी। तो इनके द्वारा यहाँ पर इसका समर्थन नहीं किया गया। बाकी सत्यवती देवी, दुर्गा भाभी और खुर्शीद बहन, इन्होंने क्रांतिकारी साधनों का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। बुक्स दी गई हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। तो पहला श्री अरविंदो। अरविंदो इनकी बुक थी द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, बिल्कुल सही है। एम के गांधी, महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और श्रीमन नारायण जो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन सही है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और के पी करुणाकरण, तो एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये बुक इनकी
नहीं है। एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन इनकी बुक नहीं है। ये पुस्तक की अगर अपन बात करें तो किशोर मिश्र की, तो ये ध्यान रखना, ये पुस्तक किसकी है, ये किशोर मिश्र की ये पुस्तक है। और अगर केपी करुणाकरण की अगर अपन बात करें तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल और ट्रेडिशन, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल और ट्रेडिशन, तो ये इनकी पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो देखिए, टीटी कृष्णाचारी, एचसी मुखर्जी, केएम मुंशी और बीएन राव। तो देखिए, अगर अपन बात करें, आप लोगों ने जब संविधान सभा की अपन बैठ के पढ़ते हैं, जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस बैठक में क्या था कि इस बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सबसे वरिष्ठ थे, सीनियर थे। दूसरा अगर बात करें, जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो जिसमें राजेंद्र प्रसाद शर्मा को स्थायी अध्यक्ष थे और एचसी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और बी एन राव को यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो बी एन राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सलाहकार, ये संविधान सभा के सलाहकार। ठीक है, टी कृष्णाचारी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, एच सी मुखर्जी है, के एम मुंशी, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये संविधान सभा से। नेक्स्ट अपन बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद साधारण बहुमत से जो है संशोधन नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 ये कर सकती है। अनुच्छेद 11 नागरिकता अनुच्छेद 105 में कर सकती है। अनुच्छेद 312 की अगर अपन बात करेंगे, दो आर्टिकल हैं 249 और 312, ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये जो राज्यसभा है इसकी स्पेशल पावर है, राज्यसभा की स्पेशल पावर है। राज्यसभा के पास दो पावर होती हैं, एक तो अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है अपने 2/3 बहुमत से, और अनुच्छेद 312 इसमें जो नवीन जो पद हैं किसके, अखिल भारतीय सेवाओं के, अखिल भारतीय सेवाओं के जो नवीन पद हैं उनका सृजन कर सकती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो इसके लिए उसको जो पद सृजन है उसके लिए अपना 2/3 बहुमत लेना आवश्यक है। तो यहाँ पर पूछा है संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती, तो आर्टिकल 312 यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है। तो भारतीय संविधान में देखिए 3 सूचियां दी गई हैं और अनुच्छेद 247, तो यहाँ पर जो 3 अनुसूचियां दी गई हैं, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची पर राज्य प्लस केंद्र मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन यदि कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय यहाँ पर केंद्र का लागू होता है। तो और इसके अतिरिक्त एक अपन बात करें ऐसे विषय जो इन तीनों अनुसूचियों में नहीं है, वो आर्टिकल 248 जो अवशिष्ट सूची है उसमें शामिल किए गए हैं और ये अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान किए गए हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में ये शक्तियों का डिवाइडेशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये विवाह एवं तलाक हो जाएगा। ये समवर्ती सूची का विषय है। बैंकिंग, अंतर्राज्य व्यापार और नागरिकता ये सब राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट अपन बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर अलग आंसर था, लेकिन अगर आज के समय हम बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और सर्वाधिक अगर पूछ ले तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 356, यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए, ध्यान रखना, ये लगाया जा सकता है, और वो भी तब जब चुनाव आयोग ये एडमिट कर दे कि अभी राज्य में चुनाव कराने पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। सेशन को शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती रहें, और अपना सहयोग, प्रेम और इसी तरीके से बनाए रखेगा यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।